Good evening students. Welcome to my channel Learn Physics with शिल्पा। आज हम क्लास 12th का अप्रैल 2021 का सेट डी करेंगे। अगर आप सेट ए बी सी का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो बच्चों स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ On introducing a dielectric material between two positive charges situated in air, the repulsive force between them will be. As we know, Fm is equal to F naught upon K, where F naught is force between two charges when separated in air and Fm is फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर सेपरेटेड इन मीडियम। तो अगर हम दो चार्जेस को मीडियम में सेपरेट कर देते हैं तो उनका फोर्स 1 के वैल्यू से रिड्यूस हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस रिलेशन में। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिक्रीजेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज two plates are at 2 centimeter apart and potential difference between them is 10 volt. The intensity of electric field between the plates is. बच्चों हमें पता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E उसका फॉर्मूला होता है V/D। यहाँ पर हमें V गिवन है, V कितना गिवन है 10 वोल्ट और D गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो आप इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। इस क्वेश्चन में बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू V/D। वी हैव गिवन V इज इक्वल टू 10 वोल्ट एंड D इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.02 मीटर। जब हम इन दोनों की वैल्यूज़ ई में पुट करेंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा 10/0.02 इज इक्वल टू 500 न्यूटन पर कूलम। दिस विल बी योर आंसर। इस क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 500 न्यूटन पर कूलम। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज। आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बताना है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज I इज इक्वल टू NeVD। दिस विल बी योर रिलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज prism designed to bend light by 90 degree और 180 degree make use of। बच्चों जो प्रिज्म होता है वो अगर उसमें लाइट 90 या 180 से बेंड हो रही है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी मूव टुवर्ड्स फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज फॉर स्मॉल एंगल ए प्रिज्म एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज। यहाँ पर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा DM इज इक्वल टू n-1 इंटू A। दिस विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज two lengths of power 10D and -5D are placed in contact। आपके पास दो लेंसेज हैं, उनकी पावर दी हुई है। फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दो लेंसेज की पावर गिवन है 10D एंड -5D। आप पहले टोटल पावर निकाल लेंगे P1 + P2। 10D - 5D तो ये आपका 5D आ जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन के लिए वी नो F इज इक्वल टू 1/P, दैट इज़ 1/5। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0.2 मीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं
तो F इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर विल बी योर रिजल्ट। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज in Young's double slit experiment, monochromatic source is replaced by another monochromatic source of shorter wavelength than actual separation of the fringes। बच्चों आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा, जो फ्रिंज विड्थ होती है दैट इज़ डेल्टा वाई, वो इक्वल होती है लैम्डा डी बाई डी के। इट मीन्स लैम्डा यानी वेवलेंथ के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप वेवलेंथ को कम कर दोगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स के, तो आपकी फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज हो जाएंगी और जो फ्रिंजेस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिक्रीजेस। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through potential difference of v volt is। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर रिजल्ट, दैट इज 12.27 बाई रूट वी आंगस्ट्रॉम। एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ 12.27 बाई रूट वी आंगस्ट्रॉम होती है। Now, ninth question is, which scientist verified Einstein's photoelectric equation with great precision for a number of alkali metals over a wide range of radiation frequencies? तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आइंस्टाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज all nuclides with same atomic number are called, very easy question। जिन न्यूक्लियाइड्स का एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उन्हें बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज द ग्राउंड स्टेट टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 13.6। अगर आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी गई है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी नेगेटिव एनर्जी होती है। तो यहाँ पर -13.6 है, तो +13.6 विल बी योर रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 इज इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम द पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज। जो आपका पीएन जंक्शन है अनबाइज्ड है, उसको बाइसिंग नहीं की गई, तो होल क्यों डिफ्यूज़ होते हैं पी से एन रीजन में? बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन अट्रैक्ट दैम और दे मूव अक्रॉस जंक्शन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपके तीनों ही फैक्टर सही हैं, तो यहाँ आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच। These are characterized by valence band and conduction band separated by energy band gap respectively equal to EgC, EgSi and Eg germanium। Which of the following statement is true? बच्चों आपको एक बात पता है कि कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम तीनों में ही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट जो कार्बन होता है उसके लिए बैंड गैप 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जो सिलिकॉन है वो उसके लिए बैंड गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये कार्बन के लिए, ये सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए बैंड गैप बिल्कुल इनसे कम होता है, जो कि 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पर इनका जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ही ये डिपेंड कर रहा है कि इनके तीनों में वेरिएशन क्यों है बैंड गैप में। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एनर्जी गैप फॉर कार्बन इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन विच इज ग्रेटर देन एनर्जी, बिकॉज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर L आप 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, रेसिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर N टाइम्स था तो N टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। नाउ
Question number 15 is moving coil galvanometer is converted into voltmeter by। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, आप उसको वोल्ट मीटर में कैसे कनेक्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे? बाय कनेक्टिंग हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज़। अगर आप सीरीज़ में हाई रेसिस्टेंस लगा देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। Now, question number 16 is the magnetic field lines of a magnet form। जो magnetic field lines होती हैं बच्चों, वो continuous closed loops form करती हैं। तो यहाँ पर option number B is your right answer। Now, question 17 is the magnetic flux linked with the coil is decreased from 1 Weber to 0.1 Weber in 1 second। The induced electromotive force in the coil is। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो है E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फाइव वन वी हैव गिवन 1 वेबर एंड फाइव टू इज़ गिवन 0.1 वेबर। अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे डी फाइव इज इक्वल टू फाइव टू माइनस फाइव वन दैट इज़ माइनस 0.9 वेबर। तो टी हमें 1 सेकेंड गिवन है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। E इज इक्वल टू माइनस 0.9 बाई 1 दैट इज प्लस 0.9 वोल्ट विल बी योर रिजल्ट। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आपका रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन व्हाट फैक्टर डज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स नॉट डिपेंड। म्यूचुअल इंडक्टेंस इन चार ऑप्शन में से किस पे डिपेंड नहीं करता? वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ देयर रेसिस्टेंस। बच्चों, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो कॉइल के रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, वो उनके बीच के मीडियम पे, सेपरेशन कितनी है, रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज एंड दैट सरफेस इज अ सरफेस विद a constant value of potential at all points on the surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है बच्चों जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दिस इज योर आंसर। Now, question number 20th is the electrolyte through which current flows has a finite resistance called the electrolytic conductor। कंडक्टर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो 20th क्वेश्चन में आ जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। नाउ 21st क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू डैश रूल योर एक्सटेंडेड थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट योर फिंगर्स विल कर्ल अराउंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किस रूल में होता है ये? अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड स्क्रू रूल, जिसमें थंब आपका करंट की डायरेक्शन को शो करता है और जो कर्ल है आपकी फिंगर्स का वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। ये आपने स्ट्रेट कंडक्टर के केस में भी पढ़ा हुआ है। नाउ 22nd क्वेश्चन इज द इंड्यूस्ड Question number 22 is the induced EMF can be increased by increasing the number of turns of a closed coil। क्योंकि जो E होता है वो माइनस डी फाइव बाई डी टी और यहाँ पर साथ में N भी होता है। यहाँ N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स के EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23rd इज A charged particle oscillates about its mean equilibrium position with frequency of 10 raised to power 9 Hz। The frequency of the electromagnetic waves produced by the oscillator is। यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो 10 raised to power 9 ही आएगा, because when a charged particle oscillates it accelerates and produces changing electric and magnetic fields which propagate as electromagnetic waves। The frequency of these waves is determined by frequency of oscillating charge। तो जो ये फ्रिक्वेंसी है ऑसिलेटिंग चार्ज की जैसी ही इनकी फ्रिक्वेंसी होगी और
given that frequency of oscillating charge is 10 raised to power 9 हर्ट्स, फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी फ्रिक्वेंसी बच्चों यही हो जाएगी, दैट इज 10 रेज टू पावर 9 हर्ट्स. Now, question number 24 is advanced sunrise and delayed sunset is due to atmospheric refraction. तो यहाँ आ जाएगा atmospheric refraction is your answer. For next question 25 is photons are not deflected by electric and magnetic fields. This is very easy, magnetic fields. Question number 26 is in Rutherford's nuclear model of atom, the entire positive charge and most of the mass of the atom are concentrated in the nucleus. Nucleus ही है जहाँ पर entire positive charge reside करता है. Question number 27 is in an n-type semiconductor dash are minority carriers. Minority carriers n-type में holes होंगे, तो यहाँ आ जाएगा holes are minority carriers. What is the effect of resistivity in metals with increase in temperature? We know अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है. इसका रीज़न क्या है? टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट ज़्यादा होने लगेंगे और उनमें कोलिजन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिससे कि रेसिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी. यहाँ पर इंक्रीज़ आ जाएगा आंसर. 29th क्वेश्चन इज़ करंट डेंसिटी इज़ अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी. वी नो जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट्स फॉर्मूला इज चार्ज अपॉन एरिया. तो ये कितने एरिया में चार्ज कहाँ फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन को भी इंडिकेट करता है, तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. 38th question is the horizontal and vertical components of Earth's magnetic field at a place are equal. What is angle of dip at that place? तो आपको ये मैंने पहले ही भी बताया है. We know the formula tangent delta is equal to V by H, where V is vertical component and H is horizontal component of Earth. When these two become equal, then tangent delta will be 1 and delta is equal to 45 degree is your answer. Question 31 is a point source of light is placed at a distance of 40 cm from a convex lens of focal length 20 cm. Where should image formed on the other side of lens? इस क्वेश्चन में आपको u गिवन है -40 सेंटीमीटर एंड f इज़ 20 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड v. अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला 1/20 इज इक्वल टू 1/v. वी हैव टू फाइंड एंड u इज़ -40. अगर हम इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो 1/v क्या आ जाएगा? 1/20 - 1/40. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट v इज़ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. Now, question number 32 is in intrinsic semiconductors, what is the ratio of number of free electrons to number of holes? बच्चों, we know in an intrinsic semiconductor Ne is equal to NH. तो यहाँ पर number of electrons and holes का ratio आ जाएगा 1:1. This will be your result. Question is the radius of the first electron orbit in hydrogen atom of Bohr model is r0. What will be the radius of the fourth orbit? यहाँ पर बच्चों हमें पता है कि जो रेडियस nth ऑर्बिट के लिए बोहर ने क्या कहा था, दैट इज इक्वल टू n² इंटू r0. r0 क्या है यहाँ पर? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस. तो जब हम Rn निकालना चाहते हैं, हमें यहाँ पर n की वैल्यू 4 गिवन है, फोर्थ ऑर्बिट के लिए हम निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 4² इंटू r0. तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 r0. यानी जो ऑर्बिट फर्स्ट के लिए r0 था, nth के लिए यानी फोर्थ के लिए अब हमारे पास 16 इंटू r0 रिजल्ट आ जाएगा. Number 34 is in a single slit diffraction experiment, the width of the slit is made double the original width. How does this affect the size of central diffraction band? We know sin theta
इज़ इक्वल टू लैम्डा बाय ए। डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है वो लैम्डा बाय ए पे डिपेंड होता है। ए क्या है यहाँ पर? विड्थ ऑफ स्लिट। अगर हम इस विड्थ को डबल कर दें तो थीटा स्मॉल हो जाएगा, थीटा विल बी डिक्रीज, स्मॉल हो जाएगा, तो साइज ऑफ सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड विल डिक्रीज। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। Now last question 35th is monochromatic light is refracted from air into glass of refractive index 3/2. What is the ratio of wavelengths of the incident and refracted waves? बच्चों जो वेवलेंथ का रेशो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस पर डिपेंड करता है। वी नो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू n2 by n1, where n2 is refractive index of glass and n1 is of air. We have given 3/2, n2 की वैल्यू 3/2 और n1 कितना है 1। तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 का रेशो एज इट इज़ आ जाएगा इस केस में 3/2। दिस विल बी योर रिजल्ट। तो बच्चों आज हमने सेट डी किया है। अगर आप और भी कोई क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।